जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 8 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये दिवस होता है 7 नवंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब दिवस मनाया क्यों जाता है? तो इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो हमारी कैंसर नाम की डिसीज होती है उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 नवंबर को। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि 7 नवंबर को ही यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो एक महान वैज्ञानिक रही थी मैडम क्यूरी, जिनको भौतिक विज्ञान के साथ साथ रसायन विज्ञान में भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उन्हीं का जन्मदिन होता है 7 नवंबर को। तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, उनके द्वारा 2014 में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी एक हमारा होता है विश्व कैंसर दिवस। क्या? विश्व कैंसर दिवस। तो ये आपका मनाया जाता है फरवरी महीने के 4 तारीख को। तो दोनों दिवस के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों दिवस आपकी परीक्षाओं में ऑलरेडी कई बार पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ पूरी डिटेल फॉर्मेट में होती है, यानी कि आप उस पीडीएफ के माध्यम से करंट अफेयर्स को रिवाइज भी आसानी के साथ में कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, जो बाइडेन किस नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो फाइनली जाकर के अब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और ये बने हैं 46वें नंबर के राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको यहाँ से 4-5 पॉइंट के बारे में ध्यान रखना है। देखिए, जो बाइडेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थे। किस पार्टी से थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि जो हमारे ट्रंप चाचा थे ये हमारे रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार थे और ये चुनाव को हार चुके हैं। तो जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे और इसके साथ साथ अमेरिका के इतिहास के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति भी होंगे जो बाइडेन, यानी कि 77 वर्ष से आयु की ज़्यादा उम्र में इनके द्वारा राष्ट्रपति पद का शपथ लिया जाएगा। इससे पहले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जिन्होंने 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र में राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। और अब यहाँ पर जो बाइडेन अमेरिका की सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति होंगे। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति बन गई हैं, जो कि अमेरिका के इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। अमेरिका में आज तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं रहा है, ना तो कोई महिला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रही थी। तो कमला हैरिस यहाँ पर उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं, पहली महिला अमेरिका के। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर चुना गया है ज्ञानेंद्रो निंगोबम को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब जैसे आप देखते होंगे कि हमारे देश में है बीसीसीआई। बीसीसीआई क्या करती है? तो ये क्रिकेट का संचालन करती है। उसी प्रकार से एआईएफएफ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि हमारे यहाँ पर फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। उसी प्रकार से है हॉकी इंडिया, जो कि हॉकी के खेल के लिए हमारे देश का सर्वोच्च निकाय है। तो इसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ज्ञानेंद्रो निंगोबम के बारे में आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे कि ये है मणिपुर राज्य से, और हमारे उत्तर पूर्वी भारत के किसी भी राज्य से हॉकी इंडिया के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम। इसके अलावा जो हमारे हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ये यहाँ पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। हॉकी इंडिया की बात करते हैं तो 20 मई 2009 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है,
नवंबर 2020 में किस राज्य में सागर कवच नामक संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास की शुरुआत हुई? तो ये जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है उड़ीसा के पाराद्वीप में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल की सरकारें हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से हमारे तटों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सागर कवच नाम के एक अभ्यास का आयोजन किया गया और ये एक 2 दिवसीय अभ्यास था। तो अगर हम लोग इस अभ्यास की बात करते हैं तो इसमें हमारी नौसेना शामिल हुई, हमारे तटरक्षक बल के जवान शामिल हुए, इसके अलावा दोनों राज्यों की जो पुलिस है वह भी इस अभ्यास में शामिल हुई थी। अब आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने सागर कवच नाम के अभ्यास के बारे में और एक बार पढ़ा था और तब ये अभ्यास आयोजित किया गया था कर्नाटक केरल के पास और कोच्चि में जाकर के इसका समापन हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि 2020 में जो भी हमारे तटों की सुरक्षा के लिए अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं उन सभी का नाम रख दिया गया है सागर कवच। और कल हम लोगों ने एक अभ्यास और पढ़ा था जिसका नाम था बुल स्ट्राइक। तो ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हमारे अंडमान और निकोबार थिएटर कमान के द्वारा कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? टेरेसा द्वीप पर। कहाँ पर? टेरेसा द्वीप पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोनों प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है MM कुट्टी की। तो ध्यान रखिएगा ये कुत्ती नहीं है, ये है MM कुट्टी। तो ये हमारे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये है क्या, पहले इसके बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे यहाँ पर जो पर्यावरण मंत्रालय है यानी कि वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और इस नोटिफिकेशन में जो हमारा दिल्ली NCR का रीजन है, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो फसल होते हैं उसके अवशेष जलाए जाते हैं और इसी के कारण से जो यहाँ पर पूरा एयर क्वालिटी होती है वह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसी को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की स्थापना की गई है और इसी के पहले अध्यक्ष बन गए MM कुट्टी। MM कुट्टी जी की बात करते हैं तो ये पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव रह चुके हैं। एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अध्यक्ष के साथ साथ कई सारे सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। अब सदस्यों की संख्या बहुत सारी है लेकिन उनके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी यहाँ पर सदस्य हैं उनको 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा उस तक के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 के लिए जारी नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारे देश के जो भी अंडर डेवलप्ड यानी कि अविकसित जिले हैं उन सभी के लिए नीति आयोग के द्वारा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। यानी कि ये जो हमारे ज़िले हैं यहाँ पर जो 6 पैरामीटर हैं उनके आधार पर डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा और इन्हीं 112 जिलों के लिए अभी सूची जारी की गई है कि किस जिले ने सितंबर 2020 तक के लिए इन पैरामीटर के आधार पर सबसे बेहतर कार्य किया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला ये रहा है पहले स्थान पे। झारखंड का 2 जिला है, एक है बोकारो, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम जो कि क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे और उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वह यहाँ पर चौथे स्थान पर रहा है। अब यहाँ पर चंदौली जिले की बात हुई है तो हमारे एक केंद्रीय मंत्री हैं चंदौली जिले से, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले सोलर आधारित एकीकृत मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो ये जो मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है
जिसका नाम रखा गया है लोअर दिबांग जिला। और इसी ज़िले में जो भी हमारे गांव हैं उनके लिए इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। अब प्रोजेक्ट है क्या, तो यहाँ पर जो हमारी वाटर सप्लाई है उसको लोगों तक पहुँचाया जाएगा सोलर एनर्जी के माध्यम से, यानी कि यहाँ पर बिजली के तौर पर सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। और इसी दौरान जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू जी, इनके द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत अरुणाचल जल संकल्प मिशन को भी लॉन्च किया गया। तो बस सिर्फ आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत का जो पहला सोलर आधारित इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, इसको अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। अब सोलर एनर्जी की बात हुई है तो कुछ आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सौर ऊर्जा से संबंधित बता देता हूँ। पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है पुडुचेरी। कौन सा? पुडुचेरी एयरपोर्ट 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना है। राजस्थान राज्य में भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसके पास में 8000 मेगावाट की क्षमता का एक नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क की स्थापना की जाएगी। अभी केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। पीएम के द्वारा ये भी घोषणा की गई है कि जो हमारा पूरा विश्व है उसको हम लोग एक बिजली ग्रिड से जोड़ेंगे और इसका नाम इन्होंने रखा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। केरल का जो कोचीन एयरपोर्ट है वह हमारे देश का 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट है, हमारे देश के साथ साथ विश्व का भी। दीव हमारे देश का सौर ऊर्जा से संचालित पहला शहर है। उसके अलावा असम का जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है यह सोलर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन है। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का जो अडानी ग्रुप है वह सौर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व की नंबर 1 की कंपनी है। और भारत सरकार के द्वारा 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से हमारा 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के माध्यम से होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी ईटानगर में है। राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा और सीएम यहाँ के हैं पेमा खांडू। लोकसभा में मात्र 2 सीट है, राज्यसभा में 1 है और विधानसभा में यहाँ की 60 सीट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ग्रीन इनोवेशन फंड को लॉन्च किया? तो ये जो ग्रीन इनोवेशन फंड है इसे लॉन्च किया है केरल की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि यह ग्रीन इनोवेशन फंड है क्या। तो ग्रीन इनोवेशन फंड के माध्यम से पहले उन स्टार्टअप का चयन किया जाएगा। स्टार्टअप का मतलब होता है जो नई नई कंपनियां बनी होती हैं, तो नई नई कंपनियों का यहाँ पर चयन किया जाएगा और इन कंपनियों में ये देखा जाएगा कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि एसडीजी के जो गोल हैं उनके आधार पर कार्य कर रही है। फिर उस कंपनी को यहाँ पर टेक्निकल सहायता दी जाएगी या फिर टेक्निकल सहायता के साथ साथ उस कंपनी को 7 लाख रुपए का फंड भी दिया जाएगा जिससे वो और ज़्यादा बेहतर ग्रो कर सके। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी केरल के बारे में आपको 2 पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एक यहाँ पर सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला जेसी डेनियल पुरस्कार है जो कि फिल्म निर्माता हरिहरन को मिला है, और एक है एजुथचन पुरस्कार जो कि पॉल जचेरिया को मिला है। तो ये हमारे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पिनरई विजयन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में तेजपुर लीची के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया? तो इसके लिए जीआई टैग दिया गया है असम राज्य को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब असम राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसे मैप है इसका, तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ एक जिला मिलेगा जिसका नाम है सोनितपुर। क्या नाम है? सोनितपुर जिला। और इसी सोनितपुर जिले में एक स्थान है जिसका नाम है तेजपुर और यहीं की लीची को जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग जिसे हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के नाम से जानते हैं, और यह मुख्य रूप से किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर
उसकी कानूनी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका गांव हो गया, आपके गांव में कोई बहुत ही फेमस चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई दुकान वाला है जो कि बना रहा है यहाँ पर टिकिया। टिकिया यानी कि जो आप कहते हैं टिकिया या पानी पूरी मान लीजिए। तो अब इसका जो पानी पूरी है वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब इसी प्रकार का कोई अन्य व्यक्ति यानी कि इसी पार्टिकुलर नाम से कहीं अन्य स्थान पर बेचने लगा, तो इससे दो नुकसान होते हैं। नुकसान क्या होता है कि इस ब्रांड की जो वैल्यू है वह घट जाती है, क्योंकि शायद जो क्वालिटी यहाँ पर लोगों को मिलती है वह क्वालिटी लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए जब यहाँ पर इस दुकान वाले को जीआई टैग मिल जाएगा, तो उस जीआई टैग के कारण इसकी कानूनी गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी और इस पे जीआई टैग का इंडिकेशन होगा, यानी कि जो भी खरीदने वाला व्यक्ति होगा उसको पता चल जाएगा कि असली वाला माल यही है। तो तेजपुर की जो लीची है उसको जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले बिहार का मुजफ्फरपुर नाम का जो जिला है, यहाँ की भी एक लीची है जिसको जीआई टैग मिल चुका है। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। तेजपुर लीची के लिए असम को मिला है और मुजफ्फरपुर लीची के लिए बिहार को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने किस देश की दवा कंपनी के साथ कोविड-19 के टीके AZD1222 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता किया है इन्होंने अपने देश भारत के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल बात यह है कि चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है सिनोवैक बायोटेक। क्या नाम है? सिनोवैक बायोटेक। तो सिनोवैक बायोटेक ने यहाँ पर बांग्लादेश से कहा कि हम लोग आपके यहाँ पर आएंगे और हमारे द्वारा जो कोविड-19 का टीका विकसित किया गया है इसका हम लोग यहाँ पर परीक्षण करेंगे। तो समझौता भी कर लिया था बांग्लादेश ने, लेकिन फिर इनके समझौते को तोड़ दिया बांग्लादेश ने और अब इन्होंने हमारे देश की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में समझौता किया है और इस समझौते के अंतर्गत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बांग्लादेश को कुल मिलाकर के 3 करोड़ कोविड-19 का टीका देगी। तो ये शुरुआती चरण में दिया जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो AZD1222 नाम का टीका है यह हमारे देश की एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी के द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर के डेवलप किया जा रहा है, जो कि ट्रायल के आखिरी स्टेज में है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत ओपेक संवाद की चौथी बैठक में भारत की तरफ से किसने सह अध्यक्षता की? तो इसकी अध्यक्षता की है हमारे जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है और 2020 में इसका आयोजन वर्चुअली किया गया और 2021 में जो इसका आयोजन है वह हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रस्तावित है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बाकी अगर हम लोग ओपेक की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जिन देशों के द्वारा कच्चे तेल का निर्यात किया जाता है उन सभी देशों का एक समूह है। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने स्माइल 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की? तो इस प्रोग्राम की शुरुआत की है राजस्थान राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो प्रोग्राम का पहले आप पूरा नाम जानिए। इसका पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट और इस प्रोग्राम का जो पहला चरण था वह मई जून महीने में राजस्थान की सरकार ने शुरू किया था और अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई है राजस्थान की सरकार के द्वारा। तो प्रोग्राम क्या है? तो बस कुछ नहीं है, जो भी हमारे जूनियर क्लासेज होते हैं वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए डिजिटली क्लासों का संचालन किया जा रहा है राजस्थान राज्य में। राजस्थान की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की जयपुर में है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अशोक गहलोत। उच्च न्यायालय आपको जोधपुर में मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। टाइगर रिजर्व आप जरूर ध्यान रखिए, सरिस्का, मुकुंदरा हिल और रणथंभौर यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं। 2 आपको रामसर स्थल भी मिलेंगे, एक है सांभर झील और दूसरा है केवला दीव। तो ये दोनों यहाँ के प्रमुख रामसर स्थल हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि नागोबा जतारा उत्सव यह जो त्यौहार है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका होता है तेलंगाना में।
कहाँ पर? तेलंगाना में इसका आयोजन किया जाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि गोंड समुदाय के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।